आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व जिस मानव का विकास हुआ था उसे कहा जाता है। तो बच्चों जो है अपना नाम ज्ञानी मानव कहलाता है। इसके अलावा ध्यान रखें, ज्ञानी मानव जो हैं या आज के मानव हैं, इनका ये भी वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा। तो उनका वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या सीखे आप? आज से 40,000 वर्ष पूर्व जिस मानव का विकास हुआ तो उसका नाम क्या है? ज्ञानी मानव, और इसका वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। ठीक है, अब बच्चे क्या जल्दबाजी में लगाएंगे आदि मानव, जो कि गलत है। ज्ञानी मानव, क्योंकि अपन ज्ञान वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, पूछा है आपसे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, हमेशा परीक्षा में प्रश्न आता है नदी वाला, नदी के किनारे अवस्थित था। क्या? मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो बच्चों बात जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व की है। बड़ी परीक्षा में पूछा जाता है, 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व पूछा जाता है। तो जो मोहनजोदड़ो नगर था वो किस नदी के किनारे था बच्चों? तो इसका सही उत्तर है सिंधु नदी के किनारे था। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो बच्चों क्या है, एक बार क्या है हम मौसी के घर गए। एक बार हम क्या है बच्चों, एक बार क्या है हम मौसी के घर गए। कहाँ गए हम? मौसी के घर गए। ठीक है, तो मौसी ने हमसे पूछा कि अरविंद हो, मोहनजोदड़ो नगर किस नदी के किनारे था? हमने कही मौसी जी तो आपके नाम पे ही है। माँ से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु, तो मोहनजोदड़ो नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था। ठीक है, और यहाँ पर बहुत बड़ा स्नाना घर मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अन्नागार, जो बड़े बड़े अन्न के भंडार थे, तो वो भी यहाँ पर मिले हैं। और सबसे बड़ा ये नगर माना जाता है मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसे अपन विस्तार रूप में हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और अभी ये मोहनजोदड़ो जो है ये आपका पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में कब हुआ? तो जो कपिलवस्तु है बच्चों ये कहाँ है? अभी वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, कपिलवस्तु अभी नेपाल में है। तो नेपाल के कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 563 ईस्वी पूर्व। 563 ईस्वी पूर्व। तो देखो, भगवान बुद्ध के शरण में जो भी जाता है बच्चों वो तर जाता है। वो क्या जाता है? तर जाता है। ठीक है, तो ये याद करने की ट्रिक है, तर माने 63। आप जब भी कभी ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा या ऐसा क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि सर ने कहा था तर जाते हैं, तर माने 63। तो 563 में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के कपिलवस्तु में, हिमालय की तराई में ये स्थित है। महमूद गजनबी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? तो बच्चों इसका उत्तर है 17 बार। एक बार क्या हुआ, जो महमूद गजनबी है सो रहा था, महमूद गजनबी जो है बच्चों सो रहा था, महमूद गजनबी जो बच्चों सो रहा था, तो इसने देखा एक मकड़ी है जाला बना रही है, ऊपर की ओर जा रही है, फिर सरक जाती है, जा रही है, फिर सरक जाती है, जा रही है, फिर सरक जाती है। तो उसने देखा कि मकड़ी करीब 30-35 बार वो ऊपर गई, फिर सरकी और अंत में वो छत पर पहुंच गई। तो महमूद गजनबी ने सोचा कि एक बार अपने देश में आया, भयंकर पिटाए, भगा दिया इसको, दोबारा आया, फिर पिटा। इस तरह देखा जाए तो 16 बार भयंकर पिटा अपने देश के राजाओं से, लेकिन 17वीं बार जो है इसने अपने देश में इसने आक्रमण किया और वहाँ जब उस समय के जो राजा थे तो उनको हरा दिया। तो इससे दिल्ली है आपका। तो उत्तर भारत में निर्मित मंदिरों की शैली थी। देखो मंदिर अलग अलग आकार के, अलग अलग शैली के बने होते हैं। तो उत्तर भारत में जो मंदिरों की शैली है बच्चों वो कौन सी है? नागर शैली है। उत्तर भारत में कैसी मंदिरों की शैली है? तो वो नागर शैली में मंदिर बने हुए हैं, नागर शैली में। मुगल सम्राट अकबर का जन्म, तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? कब पूछा है? तो इनका जन्म 1542 में हुआ था। 1542 में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, ध्यान रखें। फतेहपुर सीकरी इन्होंने बनवाई थी।
मनसबदारी प्रथा इन्हीं के समय में चली थी, अकबर के समय में। दीन इलाही धर्म जो है अकबर ने ही चलाया था। अब है पानीपत का जो है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। हमने इसको ट्रिक से बताया था। एक बात बताओ, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? हमने आपसे कहा एक बात बताओ, पानीपत की लड़ाई कब हुई? एक बात, एक से मतलब 61। तो इस तरह हम आपको ट्रिक से समझाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? टीपू सुल्तान, ना से मतलब है 99। तो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु 1799 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो जो बक्सर की लड़ाई है बच्चों 1764 में हुई थी। तो मनसबदारी प्रथा जो है अकबर ने शुरू की थी। तो ध्यान देना, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला। देखो महात्मा गांधी जी को, एक व्यक्ति को तो देखो मतलब आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ता है, एक व्यक्ति को तो आगे होना पड़ता है। तो महात्मा गांधी जी सबसे पहले इस आंदोलन में आगे आए और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। आगे आए इसलिए बोला हमने कि आपको ध्यान आ जाएगा, अगस्त 1942। अगला जो क्वेश्चन है, सन 1946 में भारत में किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ? अंतरिम सरकार माने आज़ादी के बाद जो सरकार बनी थी उसका नेता कौन था? सबसे बड़ा नेता कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व किया और ये प्रधानमंत्री उस समय बन गए थे अंतरिम सरकार में। जुलाई अगस्त 2014 में हुए 20वें राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट नहीं है, 5वां है। अगला क्वेश्चन है, ग्यूगियन स्थलाकृति का निर्माण अपरदन के किस दूत के द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका पवन। अगला जो क्वेश्चन है, नार्वे तट जाड़े में भी खुला रहता है क्योंकि इसके तट पर जो है गर्म जलधारा बहती है। क्या सही उत्तर का? इसके तट पर गर्म जलधारा बहती है। अब नाम से स्पष्ट है, जाड़े माने सर्दियों में भी खुला रहता है क्योंकि वहाँ ठंड लगेगी तो वहाँ जो पानी है वो वहाँ पर गर्म जलधारा मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है, किस उष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर है विषुवतीय प्रदेशों में वर्ष भर वर्षा होती है। ध्यान देना, विषुवतीय प्रदेशों में वर्ष भर वर्षा होती है। और अपने देश की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, पूछा है कि बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो बच्चों जो बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो जो स्टील प्लांट है वो आपका झारखंड राज्य में है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? वो झारखंड में स्थित है। और बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे? झारखंड के रहने वाले थे, ये भी ध्यान रखना। तो बच्चों आज हम आपको महाराष्ट्र लवा चलेंगे कुछ ही समय बाद। प्रश्न है आपका, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बच्चों जो अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में हैं, एलोरा महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं बच्चों ये महाराष्ट्र में हैं। ठीक है। पूछा जाए कि पांडव गुफाएं कहाँ हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ये भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मूंगफली होती है? तो यहाँ ध्यान रखें, एक आपको ट्रिक बताते हैं, नमक, मूंगफली, कपास। नमक, मूंगफली, कपास, ये तीनों फसलें जो हैं बच्चों गुजरात में अधिक मात्रा में पैदा होती हैं, खेती की जाती है इनकी। मूंगफली, कपास, नमक। ठीक है, इनका उत्पादन कहाँ तक होता है ऐसा पूछा जाए? नमक, मूंगफली, कपास, कहाँ? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है? मयूराक्षी परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी परियोजना है। परीक्षा में एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर कि बिहार में क्या है, बिहार में कौन सा नृत्य होता है?
और असम में क्या है, तो देखो असम में बिहू, असम में बिहू, ठीक है। तमिलनाडु में होता है भरतनाट्यम, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, और असम में आपका बिहू हो गया। और असम से संबंधित एक चीज़ और है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम में है, कांजीरंगा असम में है, कांजीरंगा असम में है, मानस असम में है और बिहू असम में है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। ये पूछ लें परीक्षा में कि बताओ सुंदरबन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। ये भी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो भारत का 29वां राज्य जो है तेलंगाना है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है संविधान की किस धारा के अनुसार छुआछूत के निषेध की व्यवस्था की गई। निषेध का मतलब होता है मना, छुआछूत नहीं कर सकते हैं। तो ये संविधान की धारा 17 में वर्णित है कि कोई छुआछूत जैसी भावना रखता है, करता है, तो उसको सजा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है चुने जाने के बाद अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदल को गैर कानूनी बना देने वाला कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है। तो इसका सही उत्तर है आपका 52वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। दल बदल से संबंधित संविधान संशोधन है 52वां, दल बदल से संबंधित संशोधन है 52वां। अगला क्वेश्चन है, ये हमेशा गलत हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखें। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसको हम बाद में आपको कमेंट के द्वारा बता देंगे। अगला जो क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक हैं, जीव विज्ञान माने बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक हैं। तो परीक्षा में ध्यान रखना, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सबके अलग अलग जनक हैं। तो जीव विज्ञान के जनक बच्चों कौन हैं, जीव विज्ञान के जनक आपके हैं अरस्तु, ध्यान देना। अगले क्वेश्चन क्या से कैसे बनेंगे वो थोड़े समझ लो। डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद दिया था, लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों के बारे में बताया था, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य के बारे में बताया था। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। जीव द्रव्य के बारे में बताया था पुरकिंजे ने। अगला क्वेश्चन है आरएनए का संश्लेषण करता है, लेकिन आरएनए को कौन बनाता है। तो यहाँ ध्यान दो बच्चों, जो आरएनए है, आरएनए के अलावा बच्चों प्रोटीन, क्या प्रोटीन, प्रोटीन। तो बच्चों जो प्रोटीन है, बच्चों जो प्रोटीन है, आरएनए हो गया आपका, प्रोटीन हो गया, इसका निर्माण राइबोसोम करता है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। राइबोसोम क्या क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है और आरएनए का निर्माण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में एक प्रश्न क्या बनता है हमेशा कि कोशिकाभित्ति किसमें होती है, पौधों में होती है। कोशिकाभित्ति काय की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। ये बहुत सरल है, कई बार बताया है। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है। तो ये बच्चों ये क्या है, ये ऊर्जा की इकाई है। माने जिस किसी के पास ज़्यादा एटीपी है, माने कोशिकाओं की ऊर्जा है, कोशिकाओं का रुपया है, कोशिकाओं का पैसा है, जितने ज़्यादा एटीपी उसके पास हैं तो उसके पास ऊर्जा ज़्यादा होती है, वो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत कर सकता है, उसको थकान नहीं होती है। एटीपी अच्छी कैसे होती है, अच्छा ग्लूकोज खाओ, अच्छा भोजन करो तो एटीपी अधिक हो जाएंगे आपके अंदर। तो एटीपी क्या है, ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम, लाइसोसोम में पाए जाते हैं, लाइसोसोम में पाए जाते हैं, लाइसोसोम में पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम में बच्चों जो है पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक माने पचाने वाले। और बच्चों पता है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं, समझो ऐसे कि ये कोशिका है, कोशिका में ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है, इसको भोजन मिलता जाता है, तो ये लाइसोसोम कुछ नहीं करता। अब यहाँ लाइसोसोम को भोजन मिलना बंद हो गया, माने आपने रोटी खाना बंद कर दिया 1 महीने 2 महीने के लिए, या किसी ने भी। तो यहाँ जो अंग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, अन्य सभी अंग हैं। तो ये लाइसोसोम क्या करता है, भोजन मिलना इसको बंद हो जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को खा जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खा जाएगा, केंद्रक को खा जाएगा, और सब जितने भी उसमें अंग हैं सबको खा जाएगा। अब सारे सदस्य खत्म हो गए कोशिका के, अब ये बच जाएगा, ये खुद मर जाएगा, ये खुद मर जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया है। अगला जो क्वेश्चन है लैक्राइमल,
लैक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं, समझ। तो लैक्राइमल ग्रंथियाँ जो हैं आंसू का स्रावण करती हैं। आपने देखा होगा, आप सुबह जगते हैं तो आँखों में मैल सा रहता है, ठीक है। तो जो आँखों में होती हैं और आपको किसी की लैक्राइमल ग्रंथियाँ अच्छी होती हैं, स्वस्थ होती हैं, और किसी कमज़ोर होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। तो जिसके जल्दी आंसू आ जाते हैं तो लैक्राइमल ग्रंथियाँ उनका अच्छा काम करती हैं। तो जो लैक्राइमल ग्रंथियाँ होती हैं आंसू बनाती हैं, और होना भी ज़रूरी है, नहीं तो आँखें सूख जाती हैं। लैक्राइमल ग्रंथियाँ होना ज़रूरी हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है। मनुष्य का शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे भूल जाते हैं। अब यहाँ देखो, जो छोटी आंत लिखी है, बड़ी आंत भी लिखी है, समझ रहे ना बात। अब एक बात बताओ, देखो इस तरह से संरचना होती है, इस तरह से संरचना होती है, इस तरह से संरचना होती है। ये आपकी छोटी आंत है। अब देखना, ये हम बड़ी मत बना रहा है, ये आपकी बड़ी आंत हो गई, ऐसा ही नहीं बन पा रही यहाँ पर। तो छोटी आंत को वास्तव में बड़ी बोलना चाहिए, नहीं बोल रहा है। तो छोटी आंत जो है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन जो है छोटी आंत में पचता है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है, छोटी आंत में पचता है, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ गलत मत करना। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं। कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं। तो ध्यान रखें, बी और सी विटामिन जल में घुलनशील हैं। बी और सी विटामिन जल में घुलनशील हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, ए डी ई के, ये सबरे जो हैं वसा में घुलनशील हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, परीक्षा में ऐसा प्रश्न बनेगा। बी और सी जल में घुलनशील हैं, ए डी ई के वसा में घुलनशील हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रुधिर के पीएच मान होता है। तो 7.35 से 7.45, आपका ये वाला सही है, 7.35 से 7.45। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या होती है। तो मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां माने हड्डियां पाई जाती हैं। मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार आते हैं। कितने दांत 2 बार आते हैं, बोलते हैं दूध के दांत गिर जाते हैं तो दोबारा आते हैं। तो बच्चों, मनुष्य के जीवन में 20 दांत दोबारा उग आते हैं, दोबारा आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज़ के रोगी के शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता। किसी को डायबिटीज़ हो जावे तो क्यों हो गई, क्योंकि बच्चों उसका जो अग्नाशय है उसमें बीमारी हो गई। अग्नाशय को बोलते हैं पैनक्रियाज। डायबिटीज़ जो बीमारी है बच्चों, डायबिटीज़ जो बीमारी है इसे बोलते हैं शक्कर की बीमारी, शुगर की बीमारी, ठीक है। ये किसकी कमी से होती है, ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है डायबिटीज़। और इंसुलिन हार्मोन कम कब बनता है, जब अग्नाशय में कोई समस्या आती है, माने पैनक्रियाज में समस्या आती है तो इंसुलिन नहीं बनता है और डायबिटीज़ उसको हो जाती है।